उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माइनिंग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत पुराना स्टोन एज से ही चल रहा है। माइनिंग का हिस्ट्री बहुत पुराना है, पाषाण काल या स्टोन एज से ही चल रहा है। और पहले जो माइनिंग होता था, ये जैसे बुक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं कि इस टाइप का माइनिंग होता था, ये जैसे देख रहे हैं कि बिंच से ये पुराना, ये बुक में जो दिया हुआ डाटा है वो ये माइनिंग का इस टाइप का फोगर की प्री माइनिंग जो, जब हमारे पास एक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं था उस टाइम में इस टाइप का माइनिंग लोग करते थे। और काफी टफ माइनिंग हुआ करता था, जिसमें बच्चे, महिलाएं, जेंट्स सब लोग जो है काम करके, काफी टफ माइनिंग था। बोला जाता है कि जो माइनिंग इंडस्ट्री था वो काफी टफेस्ट इंडस्ट्री था। माइनिंग इंडस्ट्री काफी टफ हुआ करता था। एक सबसे खराब फैक्ट्री, जो सबसे खराब वर्कशॉप या फैक्ट्री है, वो भी हमारा बेस्ट माइन से अच्छा हुआ करता था। समझ सकते हैं कि अंडरग्राउंड माइन का, यूजी माइन का जो वर्किंग कंडीशंस है वो काफी टफ हुआ करता था। कि इस पिक्चर से देख सकते हैं, हालांकि इसमें हम दो पिक्चर लगाए हैं। एक पिक्चर है जो ये ओल्ड है, ये दूसरा पिक्चर है ये ओल्ड नहीं है, बिल्कुल अभी का है। ये रिसेंट पिक्चर है, लेकिन ये इलीगल माइनिंग का पिक्चर है। इलीगल माइनिंग चूंकि ये ऑलरेडी इलीगल है, तो इसके ऊपर कोई लॉ वगैरह नहीं, ये इलीगल चल रहा है। और आज के डेट में भी इस टाइप का माइनिंग हो रहा है। और आज के डेट में भी जो ये इलीगल माइनिंग चल रहा है, इसमें अभी भी देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें बच्चे भी है, 18 साल से कम, 15 साल से कम उम्र के बच्चे इन्वॉल्व है, लेडीज भी इस माइनिंग में है, और बाकी जेंट्स भी। और ये काफी अनसेफ माइनिंग है, और आज भी इसमें एक्सीडेंट होते रहता है। इसके लिए भी हो सकता है आने वाला टाइम में इस पर भी कुछ स्ट्रिक्ट लॉ या स्ट्रिक्ट कुछ ऑर्डर्स आए, जिसमें कम्प्लीटली बंद हो। ऐसे प्रशासन एक्टिव है इलीगल माइनिंग को बंद करने के लिए। तो ये बगल में एक इलीगल माइनिंग का देख रहे हैं जो आज के डेट में भी चल रहा है, ये बगल में माइनिंग। तो ये जो काफी टफ माइनिंग कंडीशंस था ये पहले का या इधर का, ये सब माइनिंग कंडीशंस, टफ माइनिंग कंडीशंस में चूंकि वर्किंग करते थे, काफी एक्सीडेंट हुआ करता था। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो टाइम जैसे जैसे बीतते गया, उसके बाद कुछ लॉ का जरूरत पड़ी। और सबसे पहला लॉ जो है इसका बना फ्रांस में इन द ईयर 1781 में, 1781 ईस्वी में फ्रांस में इससे रिलेटेड लॉ बना। फिर उसके बाद यूएसए में 1849 में बना। इंडिया में हमारे कंट्री में माइनिंग से रिलेटेड लॉ बनाने का प्रपोजल स्टार्ट हुआ ये 1890 में। और इसके तहत 1894 में जीएसआई में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके कोलकाता में ऑर्गन है, ऐसे इसका ब्रांच बहुत जगह है। वहां पर जो है फर्स्ट एक माइनिंग का इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नियुक्त किया गया, जिसका नाम था जेम्स ग्रैंडी। तो ये माइनिंग का फर्स्ट अपॉइंटेड था मिस्टर जेम्स ग्रैंडी इंस्पेक्टर, जो कि जो आसपास का माइंस था उसमें जाके इंस्पेक्शन करके उसका जो वर्किंग कंडीशन है उसमें जो सुधार था उसका कुछ हो, फिर रिकमेंडेशंस वगैरह दिए। उसके बाद जो है फिर 1895 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाया, ताकि एक लेजिस्लेशन बनाने के लिए कि जो माइनिंग में इतना टफ कंडीशंस में काम किया जा रहा है उसको रेगुलेट किया जाए, और उसके वेलफेयर और सेफ्टी के लिए कुछ कानून बनाया जाए। ये 1895 में कमेटी ये गठित किया गया। कमेटी अपना काम कर ही रही थी, उस पे कानून में प्रपोजल तैयार कर ही रहे थे। उसी बीच में क्या है, 1897 में दो एक्सीडेंट हुआ, डिजास्टर हो गया। एक खोस्ट माइन में जो कि अभी बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, और दूसरा जो है कोलार गोल्ड फील्ड में। ये दो एक्सीडेंट हुआ, एक में 52 पर्सन मिल गए जो कोलार गोल्ड फील्ड में, ये शाफ्ट का एक्सीडेंट था। और ये जो खोस्ट माइंस का एक्सीडेंट था वो माइन फायर के कारण था, जिसमें 47 आदमी का डेथ हुआ। एक मिनट, कुछ मैसेज है क्या? थोड़ा धीरे सर, फिर क्या है पिक्चर, एक सेकंड, एक सेकंड लाइव पे।
पिक्चर देनभेर लग रहा है, गान भी लग रहा है, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछेगा। ऐसे फर्स्ट 1781 यूएसए का 1849 में, इंडिया में स्टार्टिंग 1890 में हुआ। 1894 में फर्स्ट इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो कि जीएसआई में, उस समय डीजीएमएस करके ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये जीएसआई में अपॉइंटमेंट हुआ। 1895 में हमारा जो है ये प्रपोजल्स माइंस लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल बनाना था। ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन था। इसी बीच में दो एक्सीडेंट हो गया 1897 में। एक केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड में, जिसमें 52 पर्सन मिल गए थे। दूसरा हुआ था खोस्ट माइन फायर डिजास्टर, जो कि बालूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है, जिसमें 47। ये दो जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें 47 और 52 पर्सन मरे। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मतलब कि एसपी लेजिस्लेशन हुआ कि जल्दी से कमेटी अपना जल्दी रिपोर्ट दे और जल्दी से कोई एक्ट, मतलब कि माइनिंग में कोई जल्दी से कानून बनाया जाए ताकि ये डिजास्टर और एक्सीडेंट हो रहा है उसको रोका जा सके। तो उसी के तहत फिर 1901 में जो है फर्स्ट माइंस एक्ट इनेक्टेड हुआ। सबसे पहला जो माइंस एक्ट बना वो 1901 में बना, और वो कम इनटू फोर्स आया था 22 मार्च 1901 को। पहला माइंस एक्ट जो फोर्स में आया वो 22 मार्च 1901 को आया। क्योंकि उस समय हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया का जितना कवरेज था उसमें ये पार्ट लागू होता था। ब्रिटिश इंडिया में जितना पार्ट है वहां पर ये एक्ट लागू होता था। ब्रज किशोर, ये आगे एक्सीडेंट में चलेंगे। फैटल, मेजर, डिजास्टर। डिजास्टर मतलब 10 या 10 से ज्यादा जो फैटिलिटी होगा, 10 या 10 से ज्यादा आदमी जिसमें डेथ होता है उसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। फैटल जिसमें कम से कम एक आदमी मरा हो, डेथ हो, उसको फैटल बोलेंगे। मेजर एक्सीडेंट को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन 4 से 9 जिसमें डेथ होता है उसमें कहीं पर दिया हुआ है 4 आदमी से 9 आदमी के बीच में डेथ हो तो उसको मेजर एक्सीडेंट बोलते हैं। मेजर 10 या 10 से अधिक डेथ हो तो उसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। और 1 से 4 के बीच में डेथ हो तो वो फैटल एक्सीडेंट है। फैटल एक्सीडेंट है, इसमें फैटेलिटीज बोलेंगे। फैटेलिटी एक्सीडेंट फैटल हुआ, फैटेलिटीज बोलेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन उसमें जो मरेगा वो फैटेलिटीज होगा। जैसे किसी एक्सीडेंट में 7 आदमी मरा तो फैटेलिटीज 7 होगा। 4 से 9 को मेजर एक्सीडेंट बोलते हैं। फैटल हो गया एक, फैटल तो सारा, फैटल मीन्स कि जिसमें कोई भी आदमी मर गया वो सारा फैटल एक्सीडेंट होगा। फिर फैटल एक्सीडेंट के टाइम में एक मेजर एक डिजास्टर बोलते हैं, या सिंपल फैटल। डिजास्टर मीन्स कि 10 या 10 से ज्यादा जिसमें डेथ होगा। विशाल कुमार वक्त कितना देर पहले क्लास स्टार्ट हुआ? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग माइंडसेट स्टार्ट ही किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट माइंडसेट इनेक्ट हुआ वो 22 मार्च 1901 को हुआ। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है और बाई लॉज क्या है। लॉ सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉज क्या है। लॉज का मतलब ये सब हुआ, अगर ये एक्ट हो, चाहे रूल्स हो या रेगुलेशन हो या बाई लॉज हो या ऑर्डर हो, ये सारे ही कानून है। सारा ही कानून है हमारा। लॉज मीन्स की कानून, और ये सब कानून है। ऐसा नहीं है कि एक्ट को कानून बोलेंगे, रूल्स कानून नहीं है, रेगुलेशन कानून नहीं है, बाई लॉज कानून, ये सारे ही कानून है। अब इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है। अब जैसे जो एक्ट है, एक्ट जो है प्योरली जो है पार्लियामेंट से बनता है। प्योरली ये पार्लियामेंट के द्वारा बनेगा। प्रपोजल भी पार्लियामेंट का कमेटी बनाती है। और जो सबसे पहले ये एक्ट जब भी कोई बनना रहता है तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है। जैसे अभी माइंस एक्ट पर सोचना हुआ कि कुछ हो रहा है तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इस ड्राफ्ट को हम लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं। पार्लियामेंट के पास ये रखाता है। जब ये पार्लियामेंट में पेश होता है उस समय इसको हम लोग बिल बोलते हैं। फिर जब ये पास हो जाएगा तब उसके बाद ये बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तब ये एक्ट बन जाता है। तो एक्ट का हो गया कि ये इसका प्रपोजल भी पार्लियामेंट बनाती है, उसका कुछ कमेटी बनाएगी। और उसके बाद फिर जो इनेक्टमेंट तो पार्लियामेंट करेगा ही। तो पार्लियामेंट द्वारा कोई एक्ट इनेक्ट हुआ है
एक कोई लॉ इनेक्ट हुआ है तो उसको हम लोग एक्ट बोलते हैं। वो एक्ट पार्लियामेंट जो है, कोई माइंस एक्ट हो, एक्सप्लोसिव एक्ट हो, या फैक्ट्री एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। मतलब एक्ट मीन्स कि वो जो है पार्लियामेंट इनेक्ट किया। उसके बाद फिर एक्ट के अंदर आता है सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन और बाई लॉज। एक्ट के बाद जितना भी एक्ट होता है उसमें कुछ कुछ जगह पे लिखा हुआ रहता है कि ये फलाना काम के लिए जो है कुछ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, या इसके लिए एक्ट को पालन करने के लिए, एक्ट का सारा जो प्रोविजन है उसको लागू करने के लिए फिर कुछ रूल्स का जरूरत पड़ता है, जिसको कि हम लोग रूल्स में रखते हैं। अब ये रूल्स जैसे हम लोग माइंस एक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमारा ये रूल्स है, क्या क्या, एक माइन रूल्स होगा, माइन रूल्स। अब माइंस एक्ट का सारे प्रोविजन के अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए कुछ रूल्स बनाया गया, जैसे माइन रूल्स। उसके बाद फिर है इसका रेस्क्यू रूल्स। उसके बाद है फिर हमारा एमवीटीआर माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, ये 1966 का है। रेस्क्यू रूल 1985 का है। माइन रूल्स 1955 का है। तो ये सारे रूल्स का जो क्यों पड़ा, ताकि माइंस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस था उसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए ये रूल्स का जरूरत पड़ा। और ये जैसे जो माइन रूल्स है, इसमें किससे रिलेटेड प्रोविजंस है, इसमें वेलफेयर और वेलफेयर, मेडिकल, हेल्थ, सैनिटेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस था वो माइन रूल्स में था। रेस्क्यू रूल जैसा कि नाम से क्लियर है, रेस्क्यू से रिलेटेड जो प्रोविजंस है हमारा रेस्क्यू रूल में है। उसके बाद हाँ, क्रेचे रूल भी है, पीठेड बाथ रूल है, क्रेचे रूल भी है, फिर ये पीठेड बाथ रूल भी है। तो ये सारा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर ये सब जो डिफरेंट रूल बनाना पड़ा, ये अलग अलग, ये ये रूल्स में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या हुआ, ये जो है रेगुलेशंस हो गया, ये टेक्निकल पार्ट है, और टेक्निकल पार्ट है, और ये जो है हमारा मोर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड रहता है। मतलब कि ये जो है जहां पर काम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिटेल पढ़ाता था। मोर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इसको बोल सकते हैं, जहां पर काम करना है। जैसे कि हम लोग को कोल माइंस में काम करना है तो उसके लिए सीएमआर बना, मेटल माइंस में काम करना है तो उसके लिए एमएमआर बना, ऑयल माइंस में काम करना है तो हमको एमएम ओएमआर। तो टेक्निकल पार्ट को जो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट, कोल माइंस हो या डिफरेंट टाइप के माइन के लिए जो फर्दर जो डिटेलिंग हुआ वो जो है हमारा रेगुलेशंस में आया। और ये सारे चीज बने किस लिए, ये सारे चीज इसलिए बने ताकि एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है उसको जो है अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जाए। और एक्ट में मेन क्या था, मेन था ये सेफ्टी, लेबर और सेफ्टी के लिए। बाकी आगे हम लोग एक्ट का प्रोविजंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिफरेंस को देख रहे हैं कि एक्ट में क्या है, रूल्स में क्या है, रेगुलेशंस में क्या है। और एक्ट के अधीन में है ये रूल्स भी है और रेगुलेशंस भी है। उसके बाद और एक चीज आता है बाई लॉज। बाई लॉज क्या है कि कुछ चीजें हैं जो स्पेशल है, जो कि एक्ट और रूल्स में कवर नहीं हुआ है। कुछ स्पेशल, कुछ नया मेथड ऑफ माइनिंग आ जाता है, जैसे आपका लॉन्गवॉल मेथड आ जाता है, या ब्लास्टिंग गैलरी मेथड आ जाता है, कुछ वैसा। या कुछ नया मशीनरी, जैसे स्टार्टिंग का जो सीएमआर था उसमें मशीन वगैरह का डिटेल नहीं था, जैसे एसडीएल का ऑपरेशन के लिए था, एलएसडी का ऑपरेशन के लिए था, या कंटिन्यूअस माइनर का अंडरग्राउंड में ऑपरेशन के लिए। ये सब का डिटेल्स हमारा एक्ट रूल्स रेगुलेशन में नहीं था। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाया गया जो कि हमारा बायलॉज में था। जो स्पेसिफिक लॉ बनाया गया वो जो है हमारा बायलॉज में था। बायलॉज मीन्स कि किसी स्पेशल मेथड या पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन्स के यूज के लिए जो सेफ्टी से रिलेटेड लॉ होगा वो हमारा बायलॉज में था। तो ये बायलॉज हो गया। उसके बाद फिर कहीं कहीं पे आप रूल्स रेगुलेशन एक्ट देखिएगा तो उसमें ये डिटेल मिलता है कि इसके अंदर कुछ ऑर्डर ऑर्डर चीफ इंस्पेक्टर कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। तो वो जो ऑर्डर्स है, ये सारा ऑर्डर्स भी इस एक्ट के अधीन है।
और ये सारे ही लॉ है, एक्ट भी लॉ है, रूल्स भी लॉ है, रेगुलेशन भी लॉ है, बायलॉज भी लॉ है, ऑर्डर्स भी लॉ है। इसमें से एक्ट तो कंप्लीटली पार्लियामेंट द्वारा बनेगा और पार्लियामेंट से पास होगा। बाकी ये तीन जो है बायलॉज और रेगुलेशंस और रूल्स, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका प्रपोजल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, एक्ट में ये पावर दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन और लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फ्रेम करती है। इसका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जनरली ये जो है कमिटी जो माइंस एक्ट में है, वो इसके लिए प्रपोजल तैयार करती है और वो प्रपोजल जो है फिर बाद में फिर इसको भी पार्लियामेंट के पास इसको रखा जाता है। दवाई का है पन्नी का आयोडेक्स हाँ, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रपोजल बनाकर ये जो है हमारा रूल्स रेगुलेशन और बायलॉ रूल्स और रेगुलेशन जो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बायलॉज फिर जो है ये ऑनर बनाता है, या ऑनर नहीं बनाया तो फिर चीफ इंस्पेक्टर। इसको डिटेल में हम लोग फिर चैप्टर वाइज जब आगे जाएंगे, अभी जस्ट डिफरेंस हम लोग समझ रहे हैं। और उसके बाद ये रूल्स और रेगुलेशन और बायलॉज है, ये फ्रेम होने के बाद इसको भी पार्लियामेंट के पास रखा जाता है, लेकिन जनरली वो रखा रखा ऐसे ही पास हो जाता है। डिस्कशन हुआ तो ठीक है, कुछ चेंजेस यदि पार्लियामेंट करती है तो ठीक है, अदरवाइज वो पास हो जाता है। जब एक बार सब पार्लियामेंट से पास हो गया तो ये सारा जो है लॉ हो गया। ऑर्डर इसमें पार्लियामेंट के पास नहीं जाता है, बाकी सब जो है पार्लियामेंट से पास होता है। अब माइंस एक्ट का जो सबसे पहला था 1901 में फर्स्ट जो एडिशन हुआ, उसके बाद जो है फिर 1923 में। इस बीच में अमेंडमेंट कई बार हुआ है। लास्ट हमारा 1952 का माइंस एक्ट है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड हुआ था 15 मार्च 1952 को। अब ये डेट याद रखना जरूरी है। पहले हम लोग सिंपली याद रखते थे 1952, लेकिन चूंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये डेट को याद रखना होगा कि पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड। इसके साथ याद रखिए कि इनेक्टेड हुआ ये 1952 में। उसके बाद जो एक्ट जो बना था, उसी एक्ट में एक चीज ये दिया हुआ है, इट वाज मेंशन्ड इन द एक्ट टू बी इन्फोर्स्ड बिफोर 31 अक्टूबर। उस एक्ट जो इनेक्ट हुआ उसमें ये दिया हुआ था कि 31 दिसंबर 1953 के पहले इसको लागू कर देना है। तो आज के डेट में इस डेट का कोई मतलब नहीं है। अगर पूछे कि वो एक्ट लागू कब हुआ, तो इसके पहले लागू करना था, लेकिन लागू हो गया था वो 1 जुलाई 1952 को भी। तो यदि इनेक्टेड कब हुआ, तो ये 15 मार्च 1952 का डाटा याद रखना होगा। इनफोर्स्ड कब हुआ, तो ये 1 जुलाई 1952 का। ये 31 दिसंबर 1953 का डाटा को याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये माइंस एक्ट में वही डाटा दिया हुआ है। ये वाला डाटा आपको नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 1952 वाला डाटा माइंस एक्ट जो भी डाउनलोड कीजिएगा उसमें ये डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन इनेक्ट हुआ था ये 1 जुलाई 1952 को। 31 दिसंबर 1953 के पहले इनेक्ट करना था, वो एक्ट में मेंशन था। तो इस डाटा को 1 जुलाई 1952 में इन्फोर्स हुआ, 15 मार्च 1952 को जो है एक्ट इनेक्ट हुआ था। ये दो डाटा को याद रखना होगा। इस बीच में मैसेज क्या है, स्पेसिफिक चीज के लिए गवर्नर रेगुलेशन कौन बनाता है? रेगुलेशन का प्रपोजल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल माइंस एक्ट का सेक्शन 58 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है रेगुलेशन बनाने के लिए, सेक्शन 58 में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे कोल माइंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के थ्रू आ सकता है। ऐसे जनरली ये माइंस एक्ट में जो कमिटी है, सेक्शन 12 में जो कमिटी है, उस कमिटी को ये फंक्शन में है कि फॉर मेक ये रूल्स रेगुलेशन के लिए प्रपोजल तैयार कर सकता है। तो ये रूल्स रेगुलेशन का जो भी प्रपोजल है वो माइंस एक्ट के तहत जो कमेटी है वो प्रपोजल तैयार करती है। फिर वो मीन्स कि ये लेबर मिनिस्ट्री का पार्ट हो गया। ये प्रपोजल तैयार होगा। प्रपोजल तैयार होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट
इसको पब्लिश करेगी, पब्लिश करने के बाद फिर इसको पार्लियामेंट के पास जस्ट ये रखा जाता है 30 दिन के लिए। उस बीच में उसमें डिस्कशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर ये पास हो जाएगा। तो जस्ट ये पूछता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, माइंस एक्ट इम्पावर किया है रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये अगर कमेटी ऑप्शन है तो ये सेक्शन 12 में फिर माइंस एक्ट का सेक्शन 12 बताता है कि ये कमेटी का फंक्शन है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस के लिए प्रपोजल तैयार करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये माइंस एक्ट 1952 का एक्सट्रैक्ट है। एक्ट नंबर उस ईयर का होगा, तब 35 नंबर एक्ट है, मॉडिफाइड अप टू 1983, जो भी अभी लेटेस्ट डाउनलोड हो रहा वही है। ये एक्ट रेगुलेट करता है लेबर एंड सेफ्टी को। ये वर्ड याद रखिए कि अब चूंकि एक्ट में दिया हुआ लेबर एंड सेफ्टी, तो यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो लेबर एंड सेफ्टी ही मारना होगा, वेलफेयर है तो नहीं मारिएगा। जब जो एक्ट में दिया हुआ है वो डाटा होनी चाहिए। उसके बाद है एक्ट कॉल माइंस एक्ट 1952, ये कुछ नहीं है। उसके बाद इट एक्सटेंड्स टू होल, मतलब 1952 का जो आया ये होल इंडिया के लिए एक्सटेंड हुआ। उसके पहले जो 1901 या 1923 का जो था वो ब्रिटिश इंडिया का जहां तक पार्ट था वहां के लिए वो इनेक्ट था। और ये इसमें जैसा कि डिस्कस किया कि ये एक्ट में ही दिया हुआ था कि इसको जो है इम्प्लीमेंट कर देना है, शैल कम इन टू फोर्स किसी डेट को, जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उस डेट को करने के लिए। और ये था कि 31 दिसंबर 1953 के पहले इनेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया इन फर्स्ट 1 जुलाई 1952 को, ये डिस्कस हम लोग कर लिए। तो ये दो डाटा याद रखना होगा, 1 जुलाई 1952 और 15 मार्च 1 जुलाई 1952 और 15 मार्च 1952। जो पहले है वो इनेक्ट और जो दूसरा डेट है वो इन फोर्स का। अब कुछ डिफिनीशंस को हम लोग देख लेते हैं जो एक एक लाइन का है, इसमें ज्यादा नहीं। आप लोग काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग जानते होइएगा। पहला डिफिनीशन ही इसका ओमिटेड है, जो ओमिटेड अभी एडल्ट का डिफिनीशन है। एडल्ट मीन्स जो कोई भी आदमी जिसका 18 साल उम्र हो गया, हुआ कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड वर्ड इसमें ध्यान में रखना होगा। कंप्लीटेड, जो 18 साल कंप्लीटेड कर लिया उसको हम लोग एडल्ट बोलेंगे। 17 साल 6 महीना हुआ तो एडल्ट नहीं होगा। हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ हिज एज। इसके पहले यहाँ पर चाइल्ड था, ये डिफिनीशन से अब हटा दिया गया है। इसके पहले एडोलसेंट था, एडोलसेंट, इसको भी डिफिनीशन से हटा गया है। चाइल्ड जब था तो 15 साल से कम उम्र का जो था उसको चाइल्ड बोलते थे, लेस देन 15 ईयर्स से कम। और 15 से 18 ईयर्स का जो एज था उसको एडोलसेंट बोलते हैं। लेकिन ये दोनों डिफिनीशन अब माइंड सेट से चूंकि हटा दिया गया है इसलिए ओमिटेड है। नेक्स्ट है एजेंट को डिफाइन किया गया है। एजेंट मतलब कि जो ऑनर के बिहाफ में, मालिक के बिहाफ में जो काम करेगा वो एजेंट होगा। जैसे कि हम लोग का जो कोल इंडिया में है इंजेक्ट प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर को एजेंट बोलते हैं, वो ऑनर के बिहाफ में एजेंट ही काम करता है। और वो क्या चीज का काम करेगा? मैनेजमेंट का, कंट्रोल का, सुपरविजन का या डायरेक्शन का। ये जो काम करेगा वो जो है या तो उसके बिहाफ में काम कर रहा हो, एक्टिंग और परपोर्टिंग टू अप, मतलब कि ये माना जाए कि काम कर रहा है तो उसको एजेंट बोलेंगे। ये एक लाइन है। चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, जैसा कि एक्ट में अपॉइंट होगा। चीफ इंस्पेक्टर डीजी हो गया, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। डीजीएमएस का जो फ्रेमवर्क है उसमें ये आप लोगों को पहले से पता होगा, जो हेड होता है उसको हम लोग डीजीएमएस या डीजी बोलते हैं। ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होगा। उसके नीचे डीडीजी है, डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। उसके नीचे फिर जो है हमारा डीएमएस होता है। और जो डीएमएस जो होता है वो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है। और डीडी जो है जोन का हेड रहता है। लेकिन स्टेचुटरी पोस्ट जो है दो है, एक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या सिर्फ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी कहीं पर हो सकता है। जो एक्ट रूल्स में मिलेगा ये आरआईएम, सीआईएम और करके मिलेगा। डीजी डीडीएमएस ये बाद में जो डीजीएमएस का रीनेमिंग हुआ उसमें फिर से क्या मैसेज आ रहा है? ओमिटेड। बीसीसीएल का ऑनर कौन है? बीसीसीएल ये कंपनी है, इसका नॉमिनेटेड ऑनर होता है। जनरली उसका जो डायरेक्टर टेक्निकल है उसका ऑनर रहता है।
वैसे जितने भी सरकारी कंपनी है इसका तो ऑनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन हम लोग जो डे टू डे डीजीएमएस के पर्पज से या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए जो ऑनर जो माइंस एक्ट के हिसाब से जो ऑनर होगा होगा वो कंपनी का जो नॉमिनेटेड ऑनर रहता है, वो हम लोग नॉमिनेटेड ऑनर, और ये जनरली जो है डीटी रहता है, डायरेक्टर टेक्निकल। सीसीएल के केस में क्या किया गया है कि इस नॉमिनेटेड ऑनर को दो पार्ट सीसीएल के टोटल माइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो रोड है, रोड के जो हम लोग का ये जो रोड है पटना रांची जो रोड है, उस रोड को लिया गया है, रोड के एक तरफ के माइंस और रोड के दूसरे तरफ के माइंस। एक तरफ के माइंस को डीटी पीएनपी को दे दिया गया है और दूसरे तरफ के माइंस के डीटी ऑपरेशन को दे दिया है डीटी पीएनपी। डीटी पीएनपी का मतलब हुआ डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, और दूसरा का मतलब हुआ डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन, डीटी ऑपरेशन। तो कंपनी ये अब ये डिपेंड करता है, कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसका सीएमडी है, किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, वो डायरेक्टर डीटी पीएनपी को कर सकते हैं, या उसका जो बोर्ड बैठता है, या डीटी ऑपरेशन को। पहले डीटी ऑपरेशन को कुछ दिन पहले मतलब 2018 या 19 से ये जो है दो डायरेक्टर के अधीन माइंस को बांटा गया। उसके पहले जितने भी माइंस था सीसीएल का वो सारा डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन के अंदर में हुआ करता था। अब इधर 2018 के बाद से कर दिया है कि दो पार्ट में कर दिया, डीटी पीएनपी के अंदर में कुछ माइंस और कुछ माइंस को है डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन का माइंस के अंदर में। इससे क्या हुआ कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस कुछ डीटी पीएनपी के पास भी आ गया और कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस डीटी ऑपरेशन के पास भी आ गया। तो किसी कंपनी का जो डायरेक्टर्स होता है वो, और ये फिक्स नहीं है, अगर किसी किसी केस में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सीएमडी भी अपने अंदर में कुछ माइंस को रखे हैं। सीएमडी ऑनर नहीं होता है, नॉमिनेटेड ऑनर डायरेक्टर टेक्निकल या डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन, या किसी माइंस में यदि नॉमिनेट सीएमडी को किया गया है तो सीएमडी भी हो सकता है। यदि कभी कभी डीटी नहीं है, ट्रांसफर हो गया, कुछ उस केस में ऐसा भी रहा है कि कुछ दिन सीएमडी भी डीटी के चार्ज में रहे तो नॉमिनेटेड ऑनर रहेंगे। लेकिन जो भी नॉमिनेटेड ऑनर रहेंगे उसका डिटेल्स जो है डीजीएमएस को माइन वाइज भेजा जाता है। जब भी कोई ऑनर चेंज होता है तो हर एक माइन के रेस्पेक्ट में उसका नॉमिनेटेड ऑनर कौन होगा उसका डिटेल जो है फॉर्म 2D, फॉर्म 2D और फॉर्म 2E में ये डिटेल भेजा जाता है माइंस एक्ट के तहत। अभी जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 आया उसके तहत फॉर्म 2D और फॉर्म 2E में, इसको हम लोग पढ़े 2D में है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कि जब भी कोई नया ऑनर एजेंट या ऑनर एजेंट या और भी हमारा असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है उसको फॉर्म 2D में देते हैं, और जो टर्मिनेशन होगा मतलब कि जब हटाएंगे तो उसको 2E में देते हैं। ये डिटेल देते हैं फॉर्म्स में, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये डिटेल भेजना पड़ता है जब भी कोई ऑनर आएगा तब। नेक्स्ट है कमिटी, ये हो गया। डे मीन्स की पीरियड 24 आवर का और मिडनाइट से स्टार्ट होगा, ये आप लोग जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम अपॉइंटेड रहता है उसी को डिफाइन किया है, इसमें नहीं है। इसमें एनसीएल का माइनिंग सरदार 2018 में ये क्वेश्चन है, सिंपल पूछा है। एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज डैश ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी देखे। एडल्ट का मतलब अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे ये डेफिनेशंस में, एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। ये येलो से जो हाईलाइट है 18 इयर्स ऑफ एज, तो इसका आंसर ये होगा 18 इयर्स ऑफ एज। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में था। वयस्क हुआ व्यक्ति है जो डैश वर्ष की उम्र पार कर चुका है, तो इसको इंग्लिश वाला ही याद रखिए, कंप्लीटेड वर्ड याद रखिए, 18 इयर्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, डीजीएमएस कम्स अंडर कोल मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री। तो ये लेबर मिनिस्ट्री है, इसको ये याद रखिएगा, ये आप लोग जानते भी होइएगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री या लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत डीजीएमएस आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें माइंस एक्ट में कुछ डेफिनेशन है आगे, ये एम्प्लॉयड और माइंस। माइंस एक्ट का दो डेफिनेशन, काफी लंबा डेफिनेशन है, एक एम्प्लॉयड का और दूसरा माइन का, और दोनों डेफिनेशंस लगभग पैरेलली है। एम्प्लॉयड को हम लोग पढ़ते हैं
किसी भी माइंस में इम्प्लॉयड का मतलब हो गया वो आदमी जो कि एज ए मैनेजर की तरह काम कर रहा हो या ऑनर एजेंट या मैनेजर के अंदर में अपॉइंटेड हो, वो होगा। उसमें एक और चीज दिया हुआ है कि मैनेजर के नॉलेज में भी अगर कोई माइंस में जाता है तो उसको इम्प्लॉयड बोला जाएगा। मीन्स कि मैनेजर के नॉलेज में कोई भी आदमी जैसे ट्रेनिंग वाला आता है या कोई भी आदमी मैनेजर के नॉलेज में माइंस में कोई गया है तो वो जो है इम्प्लॉयड बुलाएगा। आइदर उसको सैलरी मिलता हो या नहीं मिलता, वेदर फॉर वेजेज और नॉट। जैसे ये दूसरा हो सकता है कि जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर 4 दिन के लिए कोई जो है कॉन्ट्रैक्टर का आदमी कहीं पर काम में लगा, मेंटेनेंस में लगा या ओवरहेड एक्सटेंशन में लगा या किसी तरह के काम में लगा, तो वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क पर्सन भी जो 4 दिन के लिए हो, जो मैनेजर के नॉलेज से काम में आता है, बिना मैनेजर के नॉलेज के माइंड में पर एंट्री ऐसे भी नहीं करना है। तो मैनेजर के नॉलेज से कोई भी आदमी माइंस में काम कर रहा है वो जो है आपका इम्प्लॉयड होगा। मैनेजर खुद इम्प्लॉयड है, मैनेजर के अंदर में है वो सारा इम्प्लॉयड है। मैनेजर इम्प्लॉयड हो गया, मैनेजर के नीचे जितना है वो इम्प्लॉयड है, उसके नॉलेज से जितना आदमी है वो इम्प्लॉयड है। और उसके बाद क्या, उसको इधर सैलरी कोई इशू नहीं है, बेज मिलता हो या नहीं मिलता हो इम्प्लॉयड के डिफिनीशन में आएगा। जैसे ये सारे आदमी मैनेजर के नॉलेज से माइंस में काम कर रहे हैं, ये सारे, एक कोई मैनेजर है, मैनेजर के अंदर में ये सारे इम्प्लॉयड है, इनको सैलरी मिलता हो नहीं मिलता हो मैनेजर के नॉलेज में होना चाहिए। उसी डिफिनीशंस को आगे इलेबोरेट किया है कहाँ कहाँ के लिए। ये माइनिंग ऑपरेशन में है, मतलब एम्प्लॉयड मीन्स की या तो माइनिंग ऑपरेशन में जैसे ठीक है लोड शोवेल चला रहा हो, डंपर चला रहा हो, ओबी हटा रहा हो या कोयला हटा रहा हो तो वो भी एम्प्लॉयड होगा। साथ साथ इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट ढोकर कहीं कोयला स्टॉक में ले जा रहा हो या कोयला स्टॉक से साइडिंग में ले जा रहा हो, तो दोनों ट्रांसपोर्ट में भी जो आदमी लगा हुआ है वो भी एम्प्लॉयड होगा और माइनिंग ऑपरेशन में जो लगा हुआ है वो भी हमारा एम्प्लॉयड के डिफिनीशन में आएगा। उसके बाद फिर उसी डिफिनीशंस में आगे दिया हुआ है कि माइंस में जो भी कुछ डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे माइंस में कुछ प्लांट बन रहा है, कोई चिमनी बन रहा है, कोई वर्कशॉप बन रहा है, स्टोर बन रहा है, कोई भी वैसा डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है जो कि माइंस के प्रीमिसेस बाउंड्री में हो रहा है और माइनिंग के पर्पस से हो रहा है, तो वो भी हमारा कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कोई रोड बन रहा है वो सारा आएगा। लेकिन ये माइन प्रीमिसेस में होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर ये रेसिडेंशियल कॉलोनी है तो रेसिडेंशियल कॉलोनी में जो रोड बनेगा या उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसको छोड़कर, रेसिडेंशियल एरिया को छोड़कर बाकी जो भी माइन के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा डेवलपमेंट वर्क होगा, कोई प्लांट बन रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रहा हो, कोई रोड बन रहा हो माइन प्रेमिसेस में, उसको भी हम लोग बोलेंगे, वहां पे जो काम कर रहा है उसको भी हम लोग बोलेंगे इम्प्लॉयड। ये याद रखना होगा। मीन्स इसके पहले क्या देखें, माइनिंग ऑपरेशन में है उसको बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट में है उसको बोलेंगे, माइन डेवलपमेंट में जो प्लांट, रोड या बिल्डिंग बन रहा है उसको बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लूड किसको करना है कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल रोड से उसको छोड़कर उसको एम्प्लॉयड बोलेंगे। फर्दर दिया हुआ है रिपेयरिंग के लिए जो भी है, जो माइंस का मेंटेनेंस के काम में जो भी आदमी लगे हुए हैं दे आर ऑल्सो एम्प्लॉय, ये भी एम्प्लॉय है। अगर कोई मेंटेनेंस के काम में लगा हुआ है उसको भी हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयड। इस बीच में कुछ मैसेज तो नहीं है, हाँ, ठीक है, डीडी से सी डी आंसर क्या डाला था जी, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे एम्प्लॉयड के डिफिनीशन में आगे फिर दिया हुआ है कि कोई भी माइन प्रीमिसेस में कोई भी लोडिंग या डिस्पैच का काम हो रहा हो। डिस्पैच मीन्स कि जैसे मान लिया कि फेस से कोयला जो है कन्वेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कन्वेयर से फिर जो है आएगा टिपर में या डंपर में, फिर यहाँ से साइडिंग जाएगा या डायरेक्ट कन्वेयर से ही साइडिंग जा रहा हो, तो ये सारा इस ट्रांसपोर्ट में भी जहां जहां पर आदमी एम्प्लॉय है दे ऑल आर एम्प्लॉयड। ट्रांसपोर्ट में भी जो आदमी लगा हुआ है उसको भी हम लोग एम्प्लॉयड ही बोलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट में देखें, कंस्ट्रक्शन में देखें, डेवलपमेंट में देखें, खाली रेसिडेंशियल एरिया का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसमें हमारा एम्प्लॉयड नहीं होगा। उसके बाद कोई भी ऑफिस में आदमी जो लगा हुआ है, माइन का ऑफिस में, बाहर का ऑफिस नहीं, माइन का जो ऑफिस है
जहाँ एमटीके है, मैनेजर्स रूम है, इंजीनियर्स रूम है, उसमें भी जो आदमी है लगा हुआ है उसको भी हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयड। माइंस का ऑफिस में भी जो आदमी लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयड। फिर कुछ वेलफेयर एक्टिविटी या हेल्थ से रिलेटेड सैनिटरी एक्टिविटी कुछ अगर माइंस प्रीमिसेस में हो रहा है तो उसको हम लोग एम्प्लॉयड बोलेंगे। माइंस प्रीमिसेस से बाहर है, रेसिडेंशियल एरिया में है, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। माइनिंग के अलावा भी अगर कुछ काम माइन प्रीमिसेस या माइन बाउंड्री के आसपास हो रहा है, जैसे हम लोग ड्रेन कटिंग कर रहे हैं पानी को निकालने के लिए, या एम्बैंकमेंट बना रहे हैं ताकि नदी नाला का पानी हमारा माइंस में नहीं घूमे, तो इस टाइप का भी कार्ड जो हमारा माइनिंग से रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम लोग, और इसमें भी जो आदमी लगा हुआ रहेगा उसको भी हम लोग एम्प्लॉयड के डिफिनीशंस में आएगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो ये जो है इस एक्ट के तहत अपॉइंटमेंट होता है। इसका अपॉइंटमेंट हालांकि यूपीपीएससी नहीं, यूपीएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करके लेती है। तो इस एक्ट के तहत जो डायरेक्टर होगा, जनरली आजकल अपॉइंटमेंट डीडीएमएस करके होता है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी करके, तो ये इसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। स्टैट्यूट में, बुक में हर जगह इंस्पेक्टर ही दिया हुआ है। तो ये सिंपल है। माइंड एम्प्लॉयड के बाद हम लोग अब माइंड पर आते हैं। जैसे एम्प्लॉयड का डिफिनीशन काफी लंबा था, सिमिलरली माइंड का डिफिनीशन भी काफी लंबा है। और कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, रेसिडेंशियल एरिया में यदि पंप ऑपरेटर है, रेसिडेंशियल एरिया में पंप ऑपरेटर जनरली क्या होगा, वो तो वाटर सप्लाई पर्पज से रहेगा, सिविल में रहेगा, वो माइन के डिफिनीशन में नहीं आएगा। यदि हम उसका, पहला बात कि उसका अटेंडेंस माइन ऑफिस में नहीं लगना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो, ठीक है, कहीं सेंट्रली कहीं प्रोजेक्ट है या एरिया ऑफिस है, तो बहुत सारा रेसिडेंशियल एरिया में जो पंप ऑपरेटर है, एक्चुअली वो क्या करता है, वो जनरली रेसिडेंशियल एरिया में जो वाटर सप्लाई होता है वो अंडरग्राउंड माइंस में जाकर नहीं करता, वो सरफेस पे जो है सबमर्सिबल पंप सरफेस से लगा हुआ है, ऊपर से एक जगह से स्विच देता है, वो स्टार्ट होता है। तो जनरली सिविल के अंदर में इम्प्लाई रहता है, और सिविल वर्कर जो रेसिडेंशियल एरिया का है वो जो है हमारा इम्प्लॉय के डिफिनीशन में नहीं आएगा। तो जो पंप ऑपरेटर, अब ऐसा नहीं कि माइंस के अंदर में जो जाता है, कभी कहीं 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 पर देखा गया है कि माइंस के अंडरग्राउंड माइंस है, उसमें पंप चल रहा है और उसी का पानी जो है डायरेक्ट कॉलोनी में जा रहा है। तो उस कंडीशंस में वहां जो, चूंकि माइन जो पंप ऑपरेटर है रेसिडेंशियल एरिया में वाटर सप्लाई दे रहा है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट अंडरग्राउंड माइंस में है, तो वो माइंस के एम्प्लॉयड के डिफिनीशन में आएगा। लेकिन यदि हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम ऐसा है कि कॉलोनी के लिए मान लीजिए कि बोरवेल करके दे रहे हैं, या कोई बंद अचानक पड़ा हुआ है, वो कम्प्लीटली बंद हो गया है, सिर्फ हम लोग जो है इसमें सबमर्सिबल पंप देके इसको कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयड के डिफिनीशन में नहीं आएगा, यदि वो रेसिडेंशियल एरिया में है और उसको माइन से कोई मतलब नहीं है तब। लेकिन अगर माइन से ही सप्लाई दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ओपन कास्ट माइन से ही रेसिडेंशियल एरिया में दे रहे हैं, तो फिर वो ओपन कास्ट माइन में जो ये पंप ऑपरेटर काम कर रहा है, इधर वो पानी रेसिडेंशियल एरिया में भेज रहा हो या कहीं भेज रहा हो, उस कंडीशंस में वो एम्प्लॉयड में आ जाएगा। यदि वो माइन में जाकर पंप चलाकर वो रेसिडेंशियल एरिया में पानी दे रहा हो तो माइन में आएगा। और यदि हमारा पंप का सेटअप भी माइन से बाहर है, सब कुछ बाहर है, उस कंडीशन में वो माइन के डिफिनीशन में नहीं आएगा। अब माइन का डिफिनीशन देखते हैं। माइंस का डिफिनीशन भी ये काफी लंबा है, इसको एक एक करके हम ब्रेक किए हैं, ब्रेक करके फिर एक एक करके इसको समझ लेते हैं। ये पूरा माइन का डिफिनीशन है, पूरा ये स्लाइड ही। पहला बोलता है, माइन मीन्स एनी एक्सकैवेशन, कोई भी एक्सकैवेशन वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग फॉर और ऑब्टेनिंग। इसमें दो टर्म है, आइदर मिनरल को सर्च के लिए हो, सर्च फॉर, और दूसरा ऑब्टेन। ये दोनों में से कोई भी पर्पस से कोई एक्सकैवेशन होगा उसको ये माइन बोलते हैं। कोई भी एक्सकैवेशन या इधर सर्च करने के लिए हो या ऑब्टेन करने के लिए हो, उसको हम लोग माइन बोलेंगे। ये इन जनरल बोल रहा है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। कुछ सर्चिंग का प्रोस्पेक्टिंग के पर्पस में हम लोग नहीं भी लेते हैं माइंस में, वो आगे एक्सेप्शनल केस को देखेंगे। पहले जो इन जनरल डिफिनेशन है उसको देखते हैं। जैसे ये एक्सकैवेशन किया गया, यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए, इसको माइन बोलेंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल केस को आगे देखेंगे, जो आगे एक्सेप्शन में दिया है।
अब इसमें फिर माइन के डेफिनेशन में क्या आएगा, जितने भी बोरिंग्स है, बोरवेल्स है, आयल माइंस में जो आता है, जितना जो बोरहोल किया हुआ है वो भी माइंस में, आयल माइंस में आएगा। उसके लिए जो पाइपलाइंस वगैरह जो लगा हुआ है वो सारे माइंस में आएंगे, ये सारे जो है माइंस में आएगा, ये आयल माइंस का आता है। इसमें क्या क्या आ गया, पाइपलाइंस आ गया, बोरवेल्स आ गया, जितना भी बोरिंग्स आ गया, सरफेस पे कुछ जो है ऑयल का कंडीशनिंग प्लांट्स वगैरह है, तो वो सारा भी जो है हमारा माइन के डेफिनेशन में आ जाएगा। क्रूड कंडीशनिंग प्लांट्स, जिसमें कि सरफेस पे ऑयल को रिफाइन उफाइन करके माइन प्रोसेस में ही रिफाइन करते हैं, तो वो भी माइन के डेफिनेशन में ही आ जाएगा। उसका जितने भी शाफ्ट है, शाफ्ट मीन्स की जो वर्टिकल ओपनिंग है, वो भी हमारा माइन के डेफिनेशन में आएगा, इनवर्ड एडजस्टेंट टू माइन, जो कि इधर चाणक का खुदाई हो रहा हो, चाणक शाफ्ट का खुदाई हो रहा है, वो भी हमारा माइन के डेफिनेशन में हो जाएगा। दूसरा के खुदाई हो गया ऑलरेडी सेटअप, जैसे ये दिख रहा है कि सेटअप है माइन रनिंग कंडीशन में, तो वो शाफ्ट भी हमारा माइन के डेफिनेशन में आएगा। जितने शाफ्ट है वो सारे माइन के डेफिनेशन में आएंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के जो आगे हम लोग फिर देखेंगे। उसके बाद जितना भी इंक्लाइंड है या हॉलेज रोड, इंक्लाइंड रोडवे हो या लेवल रोडवे हो, आइदर वो ड्राइव हो गया है इन द कोर्स ऑफ बिंग ड्राइव, मतलब कि या तो पूरा हो गया है या हम लोग खुदाई अभी कर ही रहे हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके बढ़ रहे हैं, उस कंडीशंस में भी जितना भी लेवल रोडवे होगा या इंक्लाइंड रोडवे होगा, वो भी हमारा माइंस का डेफिनेशन में ही आएगा। सौरभ क्या पूछ रहा था, ओमिटेड मीन्स हटा लिया गया उसको, माइंस एक्ट में पहले था चाइल्ड और एडोलसेंट का डेफिनेशन, उसको अब हटा दिया गया है, इसलिए ओमिटेड वर्ड है, omitted मतलब हटा दिया गया। ठीक, कोई मैसेज दोबारा दिया। तो जितने लेवल्स है, इंक्लाइंस है, वो भी हमारा माइंस का डेफिनेशन में होगा। जितना भी ओपन कास्ट वर्किंग है वो सारा माइंस के डेफिनेशन में होगा, इसका तो कंसेप्ट सब लोगों को क्लियर होगा। जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, जितना भी माइंस में जो कन्वेयर रहेगा, कन्वेयर हो गया मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए, एरियल रोपवे हो गया, एरियल रोपवे हो गया या कन्वेयर हो गया, ये सारा जो है हमारा, ये भी माइन के डेफिनेशन में आएगा। कन्वेयर या एरियल रोपवे, जो हमारा साइडिंग है, साइडिंग को भी माइंस के डिफिनीशन में आएगा। ये डिफिनीशन में ऐड करने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है, साइडिंग को भी हम माइन बोल रहे हैं, पर्पस क्या है कि ताकि साइडिंग में भी जो हमारा इम्प्लाई काम कर रहा है उस पे भी माइंस एक्ट और माइन रूल्स का प्रोविजन लागू हो। माइंस के डिफिनीशन को इतना इलोंगेट करने का, एम्प्लॉयड का डिफिनीशन को इतना लंबा करने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हमारा वहां पर जो काम कर रहा वर्क पर्सन है या जो एम्प्लॉय है, उसके लिए भी माइंस एक्ट में जो सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन है, जो उसके वेलफेयर से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, जो उसके ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोविजंस है, जो उसके रेस्क्यू से रिलेटेड प्रोविजंस है, वो सारे प्रोविजंस उस पे लागू हो, इसलिए ये जो इस चीज को इलोंगेट किया गया है, क्योंकि हाँ यहाँ भी काम कर रहा है उसको भी हम लोग बोलेंगे कि माइंस है, ताकि यहाँ पर भी जो आदमी जो पेलोडर ऑपरेटर काम कर रहा है, जो हेल्पर काम कर रहा है, उसको भी ट्रेनिंग दिया जाए, उसको भी सेफ्टी के लिए पीपीई किट, जूता टोपी हेलमेट दिया जाए, और उसको भी एक्सीडेंट या कुछ होता है तो उसके लिए जो फर्स्ट एड का प्रोविजंस है, या उसको जो भी एक्ट रूल्स रेगुलेशंस में जो फैसिलिटी दिया गया है या जो मीन्स दिया जाए, वो सारे साधन प्रोवाइड किया जाए, इसलिए माइंस को और एम्प्लॉयड का दोनों डिफिनीशंस को इतना लंबा कर दिया गया कि जो साइडिंग है वो भी माइंस में है, रास्ता खोद रहे हैं वो भी माइंस में है, रास्ता खोद रहे हैं मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग, एरियल रोपवे में काम कर रहा है माइंस के आसपास, वो भी माइंस में होगा, कन्वेयर का ट्रांसपोर्टिंग में वो भी माइंस में है, आइदर ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो वो भी माइंस है, हमारा इंक्लाइन हो वो भी, लेवल है वो भी माइंस है, शाफ्ट है वो भी माइंस है, ऑयल माइंस में बोरवेल है वो भी माइंस है, उसका पाइपलाइन में जितना कहीं आदमी है या वो है, सारा स्ट्रक्चर वो माइंस के डिफिनीशन में कोई एक क्वेरी एक्सेप्शन। तो ये इतना लंबा बेहद कर दिया गया। उसका बाद बोलता है जितने भी प्रोटेक्टिव वर्क्स है, प्रोटेक्टिव वर्क्स जैसे एक एग्जांपल हो गया कि नदी नाला का पानी से हमारा पानी जो है हमारा माइंस में नहीं घुसे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइंस के पेरीफेरी में इस टाइप का एम्बैंकमेंट बना देते हैं। ये एम्बैंकमेंट जो बनाते हैं, ये एम्बैंकमेंट में भी जो आदमी एम्प्लॉयड होगा वो हमारा एम्प्लॉयड में होगा, और ये एम्बैंकमेंट का काम जो माइंस के चारों तरफ कर रहे हैं या जो ड्रेन कटिंग का काम करेंगे,
वो प्रोटेक्टिव वर्क जो होगा वो भी हमारा माइन के डिफिनीशन में होगा। या कहीं अंडरग्राउंड माइन चला है, वहां सब्सिडेंस हो रहा है या फायर का चांस है, तो उस फायर को प्रिवेंट करने के लिए क्रैक्स फिलिंग करते हैं या कुछ काम करते हैं ऊपर, तो वो भी हमारा प्रोटेक्टिव वर्क है, वो हमारा माइंस के डेफिनेशन में आएगा। कोई प्रोटेक्टिव वर्क वो भी माइंस के डेफिनेशन में आएगा। फर्दर है कि माइंस में हर एक माइंस का एक जो है डेडिकेटेड वर्कशॉप रहता है। उसके बाद फिर कुछ रीजनल वर्कशॉप है और सेंट्रल वर्कशॉप है। तो माइंस का जो डेडिकेटेड वर्कशॉप है, जहां पर कि मशीन आकर रिपेयरिंग होता है या कभी फील्ड में मशीन हमारा ब्रेकडाउन हो गया, तो यहीं का फिटर और मैकेनिक जाकर फील्ड में माइंस में जाकर काम करते हैं। तो चूंकि यहीं का आज पहले जो है वर्कशॉप हमारा अलग से माइंस एक्ट में गवर्न नहीं होता था। वर्कशॉप जो है हमारा पहले जो है फैक्ट्री एक्ट के तहत आता था, तो उसमें फैक्ट्री एक्ट का कानून लागू होता था। और माइंस में वर्कशॉप को फैक्ट्री एक्ट में रखा गया था और माइन को माइंस एक्ट में। बीच में पे क्या पाया गया कि जब माइंस में कोई मशीन ब्रेकडाउन होता था, तो ये वर्कशॉप का आदमी जाकर जो है 4 घंटा 6 घंटा तक माइंस में ही काम कर रहा है और उस पे माइंस एक्ट का प्रोविजन लागू नहीं हो रहा है। तो इसको फिर रद्द करने के लिए फर्दर जब अमेंडमेंट हुआ, तो माइंस एक्ट का ये वर्कशॉप को भी और जितना भी स्टोर है वहां पर वो सबको भी माइंस के डेफिनेशन में ला दिया गया। तब ये जो भी वर्कशॉप है माइंस के पास, जो माइन के पर्पस से डेडिकेटेड है उस पर्टिकुलर माइन के लिए, और वो जो स्टोर जो है उसको भी माइन के डेफिनेशन में ला दिया गया। तो उस स्टोर में भी जो काम कर रहा है और जो वर्कशॉप में भी काम कर रहा है, वो पर्सन्स भी हमारा एम्प्लॉयड के डेफिनेशन में आ जाएगा और उसमें भी माइंस एक्ट का प्रोविजंस लागू होगा। नेक्स्ट है जितना भी प्रोमिसेस, जहां पर कि ये कुछ जो हम लोग ये जैसे सैंड स्टोइंग करते हैं या फिलिंग कर रहे हैं, ये हम वेस्ट मटेरियल से माइनिंग करने के बाद, या सैंड का गैदरिंग कर रहे हैं स्टोइंग करने के लिए, सैंड गैदरिंग है। तो ये सब जहां पर हम सैंड गैदरिंग करेंगे वो वाला प्लेस भी हमारा माइंस के डेफिनेशन में आएगा। मटेरियल्स बीइंग यूज्ड, ये भी हमारा माइंस के डेफिनेशन में आएगा, जो कि हम डिपॉजिटिंग रिफ्यूज फ्रॉम माइन, और जिसको कि हम लोग माइंस में फिल करने के लिए करते हैं। तो वो जो सैंड या कुछ प्रोटेक्टिव वर्क करने के लिए कुछ मटेरियल्स स्टोर करते हैं सरफेस पे, वो भी हमारा माइंस के डेफिनेशन में आएगा। मैसेज क्या है? नहीं, कोल हैंडलिंग प्लांट भी हमारा माइंस के डिफिनेशन में आएगा। जैसे मान लिया कि कहीं पे फीडर ब्रेकर है, कन्वेयर है, तो सीएचपी भी जो माइंस के पास है वो आएगा। अब कहीं पर अब रेल सीएचपी अगर मान लिया जाए कि यहाँ से कोयला हम भेज दिए किसी थर्मल पावर स्टेशन में, और थर्मल पावर स्टेशन के पास जो कोल हैंडलिंग प्लांट है वो माइन के डिफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन जो माइन प्रीमिसेस में या माइन का लीज होल्ड एरिया में जो कोल हैंडलिंग प्लांट है सीएचपी, वो भी माइंस के डिफिनेशन में आएगा। चूंकि दे दिया ना, सीएचपी में क्या होगा, फीडर ब्रेकर होगा और कन्वेयर होगा। तो फीडर ब्रेकर में क्या कर रहे हैं, हमारा जो कोयला आ रहा है उसको क्रश करके फिर वहां दे रहे हैं। तो ये दिया है ना, ड्रेसिंग ऑपरेशन में जो लगा हुआ है मिडल का, वो हमारा माइंड के डिफिनेशन में आ जाता है। जितने भी कन्वेयर है वो हमारा माइंड के डिफिनेशन में आ जाता है। तो सीएचपी भी जो माइंस के पास है वो माइंस के डिफिनेशन में आएगा। लेकिन जो सीएचपी थर्मल पावर स्टेशन के पास है वो जो है हमारा माइंड के डिफिनेशन में नहीं आएगा। जितना भी ये पावर स्टेशन है, जब जितना भी पावर स्टेशन है जो माइंस को पावर फीड करने के लिए, माइंस में फील्ड में पावर देने के लिए, अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस में, जो माइन के लीज होल्ड एरिया में और अंडर द सेम मैनेजमेंट, यहाँ पर एक वर्ड दिया है से वर्कशॉप और स्टोर के केस में ये वर्ड है, इसको भी आप याद रखिए। ये वर्कशॉप को डिफिनेशन है, ये देखिए वर्कशॉप में ये दो चीज वर्ड याद रखना होगा कि ये सेम मैनेजमेंट में होना चाहिए। मतलब कि वो जो वर्कशॉप भी जो है उसी माइन मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, उसी मैनेजर के अंदर में वर्कशॉप का और स्टोर का कंट्रोल होना चाहिए। और जो सब स्टेशन है वो भी माइन को फीड करता हो, और जिस मैनेजमेंट के पास वो माइन है उसी मैनेजमेंट के पास अगर ये सब स्टेशन है, तब वो सब स्टेशन हमारा माइन के डेफिनेशन में आएगा। और फिर माइंस एक्ट रूल्स के जो भी प्रोविजन है वो लागू हो गए। मीन्स कि यहाँ पर भी जो आदमी काम कर रहा है उसको भी ट्रेनिंग देना होगा, उसका भी पीएमई कराना होगा, उसका भी बीटीसी होगा, और उसमें भी जो माइंस एक्ट रूल्स का जो भी प्रोविजन है वो सारे लागू होंगे।
लेकिन इसमें सेम मैनेजमेंट वर्ड एक याद रखना होगा, अंडर द सेम मैनेजमेंट, मतलब कि जिस मैनेजमेंट के पास माइन है उसी मैनेजमेंट के पास ये सब स्टेशन होना चाहिए, उसी मैनेजमेंट के पास जो है हमारा ये स्टोर या वर्कशॉप होगा। तब अगर स्टोर और माइन उसी मैनेजमेंट के पास है तो वो माइन में आ जाएगा। फिर सब स्टेशन और माइन एक मैनेजमेंट के पास है तो वो भी माइन के डेफिनेशन में आएगा। अगर अलग अलग मैनेजमेंट है मीन्स की वो मान लिया जाए कि कहीं सेंट्रल सब स्टेशन है, उसको माइन से कोई मतलब नहीं है, उसका एक अलग कमिटी है, अलग उसका इंजीनियर है, तो वो माइन के डिफिनीशन में नहीं आएगा, वो अलग इंटाइटिटी होगा। फिर वहां अगर कुछ लागू होगा तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रोविजन है वो सब खाली लागू होगा। लेकिन अगर माइंस में है तो माइंस एक्ट का प्रोविजंस भी उस पर इम्प्लीमेंट होगा। ये जैसे दिया हुआ है कि कोई भी एंसिलरी गेटिंग ड्रेसिंग क्रशिंग या कोई भी ऐसा काम होता है तो वो सारा भी ड्रेसिंग या मिनरल का जो और प्रोसेसिंग का काम यदि सरफेस पे हो रहा है माइन से लाकर, तो वो सारा काम भी हमारा जो है माइन के डेफिनेशन में ही आएगा। जैसे यहाँ पर ये ड्रेसिंग का काम ये प्लांट लगाकर हो रहा है तो ये भी माइंस है। ठीक, फर्दर क्या पूछ रहा है? इसमें क्या पूछ रहा है, इस पावर स्टेशन से रेसिडेंशियल को पावर जाता है। अगर उसी पावर स्टेशन से रेसिडेंशियल को भी पावर जा रहा है और उसी पावर स्टेशन से हमारे माइन को भी आ रहा है, तो वो जो पावर स्टेशन से मतलब नहीं, सब स्टेशन, पावर स्टेशन तो आपका बहुत दूर रहेगा, पावर स्टेशन पे नहीं लागू होगा। लेकिन जो सब स्टेशन है जहाँ पर पावर आता है 33 केवी, फिर उसको स्टेप डाउन करके माइंस में यूज करते हैं, तो अगर उसे माइंस में भी यूज कर रहे हैं और इसी का एक कनेक्शन यदि हमारा टाउन टाउन सप्लाई के लिए है, रेसिडेंशियल एरिया के लिए है, क्योंकि ये पार्टली माइन को भी दे रहा है और सेम मैनेजमेंट के अंदर है, जिसका मैनेजर उसी मैनेजर के अधीन ये सब स्टेशन भी है और उसी मैनेजर के अंदर ये माइंस भी है, तो ये माइंस के कंट्रोल में आएगा। अदरवाइज अगर ये मान लिया जाए कि माइंस के कंट्रोल से बाहर है, दूसरे मैनेजमेंट के अंदर है, तब ये माइंड के डिफिनीशन में नहीं आएगा। इसलिए कि इसमें ये वर्ड एक क्लियर कट लिखा हुआ है, अंडर द सेम मैनेजमेंट। ये वर्ड ध्यान में रखना होगा कि अंडर द सेम मैनेजमेंट, सेम मैनेजमेंट के अंदर में है तो वो माइंड के डिफिनीशन में आएगा। अगर मान लीजिए सब स्टेशन आपका डीवीसी का है, वो डीवीसी अपना देख रहा है और माइंड आपका सीसीएल देख रहा है, तो उस केस में जो डीवीसी वाला है वो डीवीसी अपना सब स्टेशन का जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो लगाएगा, वो माइंस के डिफिनीशन में नहीं आएगा। अगर सीसीएल का ही सब स्टेशन है और सीसीएल का ही माइंस है तो हमारा वो, ये सब स्टेशन का बात कर रहे हैं, पावर स्टेशन किसी और का होता है। सब स्टेशन मीन्स कि जहां पावर आ रहा है वहां पर स्टेप डाउन है, ट्रांसफार्मर स्विच वगैरह लगा हुआ है, और जैसे ये ट्रांसफार्मर स्विच वगैरह लगा हुआ है, सेफ्टी डिवाइसेस बाकी सब जो लगा हुआ है, और पावर स्टेप डाउन करके फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सब स्टेशन हुआ। तो सब स्टेशन पे जितना भी हमारा स्विच है, ट्रांसफार्मर है, एनर्जी को एक्यूमुलेट करने का जो भी साधन है वो सारा हमारा माइंस का डिफिनेशन में आएंगे, अंडर द सेम मैनेजमेंट होना चाहिए। और पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर द सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी सोनली और मेनली फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग ऑफ द माइन। यहाँ पर वर्ड क्लियर लिखा है, सप्लाइंग सोनली मतलब कि या तो कंप्लीटली माइन को ही सप्लाई दिया हुआ है, या मेनली, मेनली का मतलब क्या हुआ, ठीक है माइंस को देते हैं सप्लाई, साथ साथ में रेसिडेंशियल या आसपास के गांव को भी दे रहे हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन माइंस को अगर आप दे रहे हैं सेम मैनेजमेंट के अंदर में है तो दैट विल कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ माइन। उसके बाद फिर है मिनरल को डिफाइन किया है। मिनरल को ऐसे आप मिनरल केमिस्ट्री में या जियोलॉजी में पढ़िएगा तो उसमें मिनरल का डिफिनेशन दिया हुआ है, सब्सटेंस हैविंग जिसका सर्टेन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो उसको मिनरल, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो उसको मिनरल बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी सब्सटेंस जिसको कि हम लोग जो जमीन के अंदर है और जिसको डिगिंग या माइनिंग करके निकालते हैं, ड्रिलिंग करके, ड्रेजिंग करके, हाइड्रोलिकिंग, क्वेरिंग या ब्लास्टिंग करके जो भी निकालते हैं उसको कि हम लोग माइन बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। मीन्स कि कोई भी मटेरियल, यहाँ पर सिर्फ सब्सटेंस दिया है, कोई भी सब्सटेंस जिसको कि अर्थ के नीचे से माइनिंग, डिगिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग या हाइड्रोलिकिंग करके निकालते हैं उसको हम लोग मिनरल बोलेंगे। इसमें आप लोग माइनिंग तो जानते ही है वर्ड, डिगिंग मतलब खुदाई करना, ड्रिलिंग मतलब ड्रिल होल करना वो भी जानते हैं, हाइड्रोलिकिंग मतलब कि जैसे पानी के प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर से यदि माइनिंग करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक माइनिंग होता है तो वो हाइड्रोलिकिंग हुआ।
मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर से उसको कट करते हैं और फिर पानी के प्रेशर से ही हम लोग फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइड्रोवाइस द्वारा, तो हाइड्रोलिक माइनिंग हुआ। इसमें एक ड्रेजिंग वर्ड है, ये थोड़ा नया है शायद। ड्रेजिंग का मतलब होता है कि जो पानी के अंदर में जो डिपॉजिट है उसको ड्रेजर लगाकर पानी के अंदर में जो कुछ मिनरल्स है उसको निकालने के प्रोसेस को ड्रेजिंग बोलते हैं। ड्रेजिंग इज द अंडर वाटर एक्सकैवेशन ऑफ प्लेसर डिपॉजिट। जो पानी के अंदर में कुछ डिपॉजिट्स है उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसको ड्रेजिंग बोलते हैं। जो इक्विपमेंट होता है, जैसे एक ड्रेजर का ये पिक्चर लगा हुआ है, वो जमीन पानी के नीचे कुछ डिपॉजिट्स है, उसमें कुछ मिनरल्स है, तो उसको निकालने का प्रोसेस को, तो ये भी माइन के डेफिनेशन में आएगा। ये हो गया मिनरल। उसके बाद एक है, ये तो हम लोग देख लिए कि ये जो ड्रेसिंग के ऑपरेशंस के लिए जो रहेगा वो देख लिए। ऑफिस, माइन का ऑफिस, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइन का ऑफिस का मतलब सरफेस पर माइन को रन करने के लिए जो मैनेजमेंट जहाँ पर बैठता है वो माइन का ऑफिस होगा। सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द माइन, सिर्फ इतना दिया हुआ है। उसके बाद ओपन कास्ट वर्किंग को ये डिफाइन किया गया है इसमें, इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली पहले जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था तो हम लोग उसको क्या है कि थोड़ा इजी लैंग्वेज में पढ़ते थे, इजी लैंग्वेज में लिखना इजी होता था। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए जो है इजी लैंग्वेज में एक नोट्स बना लीजिए या कहीं का है तो उसमें पढ़िए। लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बेटर है कि हमेशा आप डायरेक्ट बुक को पढ़िए, जो स्टैट्यूट का बुक है डायरेक्ट उसी को पढ़िए। चूंकि उसका जो एक भी लाइन छूट जाएगा तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव में, चूंकि अब ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तो एक एक वर्ड का उसका मीनिंग हो जाता है। इसलिए उसको अब क्या है कि हमको ये पूरा लंबा किसी भी पॉइंट में, जैसे माइंड का डिफिनीशन हम लोग पढ़े, तो उसमें 10 पॉइंट है, एम्प्लॉयड का डिफिनीशन है तो वो 8-10 पॉइंट है, तो वो 10-9 पॉइंट को अब याद करने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक व्यू जब उसमें हो गया कि जैसे ये ऑफिस में एम्प्लॉयड है उसको एम्प्लॉयड बोलेंगे, ड्रेजिंग हो रहा है, ड्रेसिंग हो रहा है, वो भी माइंड में हो गया। सब स्टेशन जो माइंड को फिट कर रहा है, सेम मैनेजमेंट, वो भी माइंड हो गया। ट्रांसपोर्ट में जो ये कन्वेयर वगैरह है वो माइन हो गया। सैंड डिपॉजिट होगा वो माइन में आ गया। वर्कशॉप पे स्टोर जो सेम मैनेजमेंट है वो माइन हो गया। तो ये अगर एक बार देख लिए हैं तो ये जस्ट आपको तो उस समय ऑब्जेक्टिव देखने पर याद आ जाएगा। तो जब हम लोग लॉन्ग टाइप, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है शॉर्ट टाइप है, तो इसमें क्या है कि ओरिजिनल बुक के लैंग्वेज को ही आपको प्रेफर करना पड़ेगा। नहीं तो नोट्स बनाने में क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज कहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन अगर छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट है ओपन कास्ट क्वेरी, मतलब कि कोई भी क्वेरी, कोई भी जो खुदाई करेंगे वो क्वेरी हुआ, या कोई भी एक्सकावेशन फॉर द पर्पस, जैसे वहां पर माइंड में था सर्चिंग फॉर या ऑब्टेनिंग, या तो सर्च करने के लिए, खोजने के पर्पस से, या ऑब्टेन करने के लिए, जिसको कि खुदाई हो गया है या खुदाई कर रहे हैं, दोनों ही को हम लोग बोलेंगे ओपन कास्ट माइन। लेकिन इसमें कुछ चीज को छोड़कर, जैसे जो शाफ्ट होगा, शाफ्ट हमारा ओपन कास्ट माइंस में नहीं आएगा। शाफ्ट मतलब जो वर्टिकल ओपनिंग बनाते हैं वो हमारा ओपन कास्ट माइन में नहीं आएगा। और दूसरा, वैसा कोई भी एक्सकावेशन जो सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे हो। सुपर जेसेंट का मतलब क्या होता है? सुपर जेसेंट, एक्चुअली ये सुपर जेसेंट, जैसरा एक वर्ड है, जैसरा वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, और जैसरा का मतलब होता है नियर, मतलब कि नियर बाई, आसपास। तो अगर ये एडजेसेंट रहता है तो अगल बगल में होता है। सुपर का मतलब होता है ऊपर, मतलब इसके ऊपर। सुपर जेसेंट ग्राउंड मतलब कि जो वर्किंग हम लोग करते करते, मान लिया जाए कि हम लोग जो है ओपन कास्ट से ऐसे 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 खुदाई कर रहे थे, अब ऐसे ऐसे खुदाई करते करते यदि हम लोग खुदाई कुछ इस शेप में अगर ले गए, जो कि इसके ऊपर में ग्राउंड हो गया, मतलब कि काम करते करते हम लोग ऐसा काम करते बढ़ गए कि हमारे ऊपर में जो है ये सरफेस का रॉक हो गया या सरफेस का मिट्टी हो गया। मीन्स कि करते करते अंडर कट कर दिए, कुछ इस टाइप से हम लोग ओपन कास्ट कर दिए, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर वाला ग्राउंड जो है, अब यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो इसके ऊपर ये सुपर जेसेंट ग्राउंड हो गया। मीन्स कि हमको ऐसा काम नहीं करना है जो कि हम किसी
अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ते जाए, मतलब कि हमारे ऊपर कोई ग्राउंड आ जाए। सुपर जेसेंट ग्राउंड मतलब ऊपर बढ़ती, उसके ऊपर में कोई ग्राउंड आ जाए, तो ये सुपर जेसेंट टर्म याद करना होगा। मीन्स कि हम कहीं पर ओपन कास्ट माइनिंग स्टार्ट किए, ऐसे 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 ओपन कास्ट माइनिंग स्टार्ट किया, और करते करते माइनिंग जो है थोड़ा इस टाइप से कर दिए, तो इस टाइप से अगर आप माइनिंग कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो काम हो रहा है इसके ऊपर में ये सब ग्राउंड हो गया, तो ये सुपर जेसेंट ग्राउंड होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये अंडरग्राउंड माइंस के डिफिनेशन में आ जाएगा, ओपन कास्ट माइंस के डिफिनेशन में नहीं आएगा। तो दो चीज यहाँ पर याद रखना है कि जो भी शाफ्ट है वो क्या है, अंडरग्राउंड माइन है। दूसरा, कोई भी वर्किंग जो सुपर जेसेंट ग्राउंड के अंदर में आ जाएगा, मतलब ऐसे काम करते करते गए और बाद में काम करते करते जो है इधर जो है इधर जमीन के अंदर में घुस गया, तो ये हमारा अगर ऐसा काम हो गया तो ये सुपर जेसेंट ग्राउंड हो जाएगा। सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारा अंडरग्राउंड माइंस में आएगा, वो ओपन कास्ट में नहीं आएगा। किसी किसी वीडियो में देखे हैं कि सुपर जेसेंट ग्राउंड को अंडर कट पूछ रहे हो। हाँ, वो अंडर कट के नीचे में अगर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो है हमारा सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे में आ गया, और तब वो अंडरग्राउंड माइंस हो गया। इसको न होगा तो हम लोग एक पेज पीपीटी करके एक पेज बना के इसको करते हैं। अच्छा ठीक है, इसको सिर्फ इसी को देख के आगे कंप्लीट अथी कर लो कर। हाँ, इसको क्या बोले कि ओपन कास्ट का मतलब क्या होगा, ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब होगा कोई भी क्वेरी या एक्सकैवेशन ऐसे ऐसे जो काम करेंगे ये हमारा ओपन कास्ट माइन होगा, जो कि साफ्ट नहीं हो, मतलब कि ऐसा वर्टिकल ओपनिंग हो तो ये साफ्ट होगा, ये हमारा ओपन कास्ट में नहीं आएगा। दूसरा, यदि हम ये एक्सकैवेशन ऐसे ऐसे करते गए और करते करते जो है हमारा एक्सकैवेशन कुछ इस टाइप से आ गया, ऐसे करते करते जो है कुछ ऐसे ऐसे अंदर घुस गए, तो अगर ऐसे अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ पर जो अब कुछ काम हो रहा है इसके ऊपर के लिए क्या हो गया, ये सुपर जेसेंट ग्राउंड हो गया। मींस कि हम ये जो काम कर रहे हैं हमारे ऊपर में ये ग्राउंड हो गया। अगर ऐसा ग्राउंड कुछ हो जाता है, डिफलेक्ट बन जाता है, तो उस केस में अब ये वर्किंग हमारा ओपन कास्ट नहीं होकर क्या होगा, अंडरग्राउंड वर्किंग होगा। सुपर जेसेंट ग्राउंड यदि आ गया, मतलब हम जहाँ काम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ग्राउंड सरफेस आ गया तो हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा। किसी किसी वीडियो में देखें कि सुपर जेसेंट को क्या कर दिया, वो लिख दिया है क्या, यूट्यूब के वीडियो पे ही है, वो सर्टेन डेप्थ मान लिया, वो बोलता है कि सुपर जेसेंट डेप्थ से नीचे। सुपर जेसेंट कोई डेप्थ उप नहीं है, हम जहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे ऊपर कोई ग्राउंड नहीं। जैसे ये ओपन कास्ट है, क्यों है, यहाँ काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर में क्या है, स्काई है, इसके ऊपर में कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर वर्टिकली ऊपर क्या है, सब में स्काई है, तो इसके ऊपर कोई सुपर जेसेंट ग्राउंड नहीं है। लेकिन यही में क्या बोल रहे हैं कि ऐसे काम करते करते हम लोग ऐसे घुस गए, ऐसे घुस गए तो क्या होगा कि अब यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या आ गया, ये ग्राउंड आ गया, तो ये सुपर जेसेंट, ये किसी भी डेप्थ में हो सकता है, किसी भी टाइप के रॉक स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे नहीं होना चाहिए और साफ नहीं होना चाहिए, तभी ओपन कास्ट माइन होगा। ये कोई इमेजिनरी लाइन या कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट का लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कोई डेप्थ नहीं है, कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये एकदम क्लियर कट कंसेप्ट रखिए। सुपर जेसेंट का आप डिक्शनरी में मीनिंग देख लीजिए, सुपर जेसेंट या गूगल में देख लीजिए कि सुपर जेसेंट का मतलब क्या है। इसका देखिएगा, ऊपरी वर्ती करके कुछ ऐसा लिखा है इसका मीनिंग। ऊपरी वर्ती मतलब कि जिसके ऊपर में कुछ हो, ऐसे भी हम लोग एडजेसेंट और सुपर जेसेंट, हम क्या बताएं कि जेसेंट वर्ड जो है, ये जेसेंट वर्ड जैसरा से बना है। जैसरा लेटर होता है, लैटिन वर्ड है। जैसरा का मतलब होता है नियर बाई, आसपास में। सुपर मतलब ऐसे ही जानते हैं, सुपर मतलब या तो सीनियर होता है या इसके ऊपर। तो इसके जो भी वर्किंग, अगर हमारा काम करते करते ऐसा देखा गया, मकराना का जो माइंस है, मार्बल माइंस है, वहां पर इस टाइप का सिचुएशन डेवलप हो गया है। लोग मार्बल्स क्या है, जनरली इस टाइप का स्टीप डिपॉजिट होता है मार्बल,
ऊपर से लोग काटते काटते आ गया। अब इधर स्पेस जो है दूसरे माइंस का है या कुछ रोड है, रेलवे है, ज्यादा नहीं है, या ये वो भी हटाना पड़ेगा ज्यादा। तो वो लोग क्या किया कि मार्बल ऊपर काटते काटते और लास्ट में ऐसे घुस गया। तो जब जहां जहां के जैसे इस जगह के बाद क्या ये सुपर जेसेंट ग्राउंड हो गया, ऊपर में आ रहा है। अब इधर ये ऊपर का ओबी अगर हटा देता है, अगर इस ओबी को बेंचिंग करके हटा देंगे तो ओपन कास्ट होगा। अगर ये नहीं हटाए तो ये ऊपर में सुपर जेसेंट ग्राउंड हो गया। सुपर जेसेंट मतलब ऊपर कोई ग्राउंड हो गया तो ये कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये कोई इमेजिनरी डेप्थ नहीं है, ये गलत ही है। इसको आप लोग दिमाग से सुपर जेसेंट मतलब ऊपर में कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, आगे तो बहुत है क्योंकि माइंडसेट नीरस सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हैं। एक्ट रूल्स रेगुलेशन पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आता नहीं है, ज्यादा पढ़िएगा तो और कम इंटरेस्ट आएगा। तो ये ऑर्डर वाला पार्ट और फिर आगे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।